जो छात्र का नेट भी नहीं है और अगर अभी बेट भी नहीं है तो वो अभी क्या करें इसके लिए? तो युवाओं की जो समस्याएं हैं, युवाओं का जो डिमांड है, युवाओं का जो नीड है, उसको एड्रेस करना सरकार का काम। सचिव थे, उनका एक पॉडकास्ट आया था, तो वो उसमें सब चीज़ मतलब ध्वस्त हो गया। जो छात्र इसके लिए एलिजिबल है और जो नेट क्वालिफाइड नहीं है तो उनका ये मांग है कि बेट होना ही चाहिए और उसके लिए वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आमरण आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये कितना सही है कितना गलत है? उसमें से कई लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, नेट नहीं पास कर पाए, वो अलग बात है। उसके बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, उतनी सारी चीज़ों को अब यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता है, अलग से उस पर डिस्कशन हो सकता है। लोगों का गलत तरीके से रिक्वायरमेंट किया गया। नमस्कार, हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश भैया और हम लोग आज बात करेंगे बिहार में जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ रही है इसको लेकर के कि कब तक हो सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है उसको क्या रणनीति बनाना है और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात इस पे कि बीएड का एग्ज़ाम बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले होगी कि नहीं होगी, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से और जो बिहार स्टेट सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर गिरीश कुमार सर, उनके तरफ से भी कहा गया है कि सितंबर के लास्ट तक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आएगी। तो आपको क्या लगता है कि बहाली एक्चुअली में कब तक आ सकती है? देखिए, जो सरकार का इंडिकेशन है, जो एक न्यूज़ 18 के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सितंबर के लास्ट तक आने की बात है। अब किसी मतलब आयोग के चेयरमैन बोल रहे हैं खुद, तो उन पर हम लोगों को एक बार भरोसा तो करना ही पड़ेगा। जी। लेकिन हालांकि बिहार में ऐसा ट्रेंड रहा है, जैसे TRE 4 की अगर बात आप करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कई बार घोषणाएँ हुई, शिक्षा मंत्री ने किया, बाकी लोगों ने किया, मतलब तमाम तरह के जो वो BPSC के सचिव थे, उनका एक पॉडकास्ट आया था, तो वो उसमें सब चीज़ मतलब ध्वस्त हो गया। तो उसको देखते हुए तो मतलब लगता है कि ये इस पर विश्वास करना कितना मतलब जायज़ है, तो वो एक बात है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात पे यकीन करें कि चेयरमैन ने बोला है तो वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, कारण कि जो NEP 2020 है उस हिसाब से बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनको लागू करना चाहते हैं कॉलेजेस में, अगर उच्च शिक्षा में आप एक फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला मैन पावर का ज़रूरत होता है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है। तो मैन पावर में टीचर सबसे पहले आता है, तो टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी पठन पाठन का काम स्मूथली रन हो सकता है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव है, UGC का भी दबाव होगा और NEP को लागू करने का दबाव है, तो बहालियाँ होंगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब इस पे यकीन करना चाहिए कि बहाली होगी और सितंबर के लास्ट तक निकल जाएगा बहाली। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो बात कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि मास्टर्स होना चाहिए और साथ ही साथ नेट होना चाहिए या अगर बिहार मतलब बेट भी होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो छात्र का नेट भी नहीं है और अगर अभी बेट भी नहीं है तो वो अभी क्या करें इसके लिए? देखिए, सबसे अहम बात है कि मैं तो छात्रों की तरफ से सरकार से आग्रह करूंगा और जो भी लोग इसमें नीति बनाने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा बहुत विनम्रता के साथ कि बेट का कंडक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब तक बेट कंडक्ट नहीं होगा तो बिहार के मूल छात्र जो यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मौका नहीं लग पाएगा और इतनी बड़ी बहाली में वो एक मौका भी अपना नहीं देख पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक बेसिक बहाली तो उतना जो 9500 सीट है वो उतना ही लोगों का होना है, भले उसमें 10 लाख लोग क्यों नहीं अप्लीकेंट हो जाए, लेकिन बाकी लोगों को लगना चाहिए कि हमें मौका मिला, हम फाइट कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उनके ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है, नेट/बेट भी लिखा हुआ है और PhD लिखा हुआ है। तो नेट अगर कोई पास नहीं है तो बेट अगर डिग्री है तो वो हो सकता है, या PhD है तो जो एज बार रखा गया उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई भी बेट आज से 2003 से पहले हुआ था, उसके बाद तो हुआ नहीं। तो वैसी परिस्थिति में बेट वाले आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बिहार में, तो वो ऐसे ही ख़त्म हो गया। PhD भी मतलब यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटी में जो एक शैक्षणिक माहौल है और जो मतलब हायर एजुकेशन की तरफ बच्चों का रुझान होता है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि PhD करते करते बहुत सारे बच्चे 43 क्रॉस कर जाते हैं। तो वो भी बहुत कम लोगों के पास है नेट। तो जो लोग यहाँ के बिहार के बाहर के बच्चे हैं
बिहार के बाहर के बच्चे हैं उनके पास, अधिकांश लोगों के पास नेट होता है, और बिहार के जो बच्चे बाहर के किसी बड़े विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके पास नेट होता है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे, जैसे पटना यूनिवर्सिटी जैसे जगहों में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को ज़रूर थोड़ा बहुत इसका लाभ है। लेकिन आप देखेंगे कि छपरा पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अब खोजते रह जाएंगे तो वहाँ नेट नहीं मिलेगा। तो इन परिस्थितियों में तो जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी, रिमोट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं तो उनको मौका नहीं लग पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए, और इतनी बड़ी बहाली है तो कम से कम उसको एक मॉडली अगर मौका मिलेगा तो उनको फील गुड होगा। और उसमें से कई लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, नेट नहीं पास कर पाए वो अलग बात है, उसके बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, उतनी सारी चीज़ों को अब यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता है, अलग से उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बेट कंडक्ट हो जाता है तो वो लोग अपीयर होंगे, और जो लोग एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे। तो बेट तो होना चाहिए। और एक सवाल आपने और किया था एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, तो एग्ज़ाम पैटर्न में छात्र समझ लें, बहुत क्लियर है कि आपको 200 नंबर की परीक्षा होगी, उसमें 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। 25 नंबर में ही बाइफर्केशन है, 13 नंबर टीचिंग स्टाइल, जो टीचिंग स्किल है आपका, उस पर मार्किंग किए जाएंगे, और 12 नंबर जो आपका इंटरेक्टिव सेशन चलेगा क्वेश्चन आंसर का, उस पर किए जाएंगे। और 175 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मतलब 1 वर्ड 1 लाइन आंसर से लेके लॉन्ग आंसर तक के सवाल रहेंगे, 3-4 कैटेगरी के सवाल रहेंगे। उसी में 45 नंबर का जो 3-3 नंबर का 15 सवाल है वो एप्टीट्यूड बेस्ड, जो रीजनिंग एप्टीट्यूड बेस्ड के सवाल भी होंगे उस पर। और जब फॉर्म निकलेगा तो ज़्यादा डिटेल उसका सिलेबस या गाइडलाइंस तो आपको, या मॉडल कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा आयोग के द्वारा। और हम आयोग से आग्रह भी करेंगे, क्योंकि वो पहली बार परीक्षा हो रही है, तो कुछ मॉडल क्वेश्चंस वो ज़रूर रिलीज़ करें ताकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो ये एक बात है। जब से चेयरमैन सर के द्वारा ये नोटिफिकेशन के बारे में बात किया गया है, तब से गर्दनी बाग और कई सारे जगहों पे जो छात्र इसके लिए एलिजिबल है और जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उनका ये मांग है कि बेट होना ही चाहिए, और उसके लिए वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आमरण आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है, तो जो भी संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए हैं, और उस संवैधानिक अधिकार के तहत अगर वो कुछ भी मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विज्ञापन क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, ये विज्ञापन सौंपते हैं अपने अधिकारियों से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो वो उसमें जायज़ नाजायज़ का बात ही नहीं है। आप उसको नाजायज़ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी किसी बात को लेके मांग कर रहे हैं तो वो अपना कर रहे हैं, उनका अधिकार है, और वो भी अपने किसी ग्राउंड पे कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पे हम लोग उसको नाजायज़ क्यों बोलेंगे? वो एकदम भी नाजायज़ नहीं है। अब वो सरकार को चाहिए कि इस पे उनसे कम्युनिकेट करें और उनको कन्विंस करें, क्योंकि जब कभी धरना प्रदर्शन, देखिए लोकतंत्र में एक प्रोविज़न है कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट कोई बात सोच रहे हैं तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं जी। और अपनी बात रखने के लिए, अपना अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ये एक मेथड है जी। तो वैसी परिस्थिति में सरकार का एक नैतिक दायित्व है, डेमोक्रेसी में यही तो है कि एक उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इस तरह के प्रदर्शनकारियों से मिलें और उनकी बातों को सुने, उनके क्या ग्रीवांस है, उनका क्या मांग है, उसको सुने और उस अकॉर्डिंग उनका प्रत्युत्तर दें। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मान लीजिए कि धरना प्रदर्शन उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मानना है तो उनको कन्विंस करें कि नहीं ये ठीक है, या उनका जायज़ मांग है तो उसको मानिए। ये तो होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा फिर राजतंत्र, ऑटोक्रेटिक जो ये है, या मतलब हम लोग बोलते हैं ना तानाशाही, और लोकतंत्र जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकार का सिस्टम्स है, तो उसमें अंतर तो है। और जो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होती हैं तो इसीलिए वो कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है 2532 सीट पे लगभग, तो उसमें कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि कुछ लोगों का गलत तरीके से रिक्वायरमेंट किया गया है कि कैटेगरी है वो बीसी से या उसको ईबीसी से ले लिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम वो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और सिर्फ पीएचडी वाले का हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बात के लिए शुरू से हम लोग मतलब प्रतिरोध करते रहे हैं
और आवाज़ उठाते रहे हैं कि कभी भी आप बहुत तेज़ बहाली मत कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक मिनिमम एफिशिएंसी होता है। पूरा दुनिया सिस्टम एक एफिशिएंसी पे काम करता है। आप उसको चाहेंगे कि हम कंप्रेस कर दें तो नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए 38,000 लोग फॉर्म भरे थे, 38,000 फॉर्म के स्क्रूटनी करने का एक मतलब एक जेन्युइन स्क्रूटनी करने के लिए बेयर मिनिमम टाइम चाहिए था, वो टाइम नहीं दिया गया, इसीलिए ये गलतियाँ हुई हैं आयोग की तरफ से। तो ये तो मान लीजिए बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर कोई आदमी गलत तरीके से सेलेक्ट हो गया तो सोचिए कि ये कितना एक साइकिल में फॉल्ट हुआ। अगर उसके जगह पे कोई जेन्युइन आदमी आता जिसको जॉब की बहुत ज़रूरत थी तो वो एक अच्छा जस्टिस हो पाता है। और गलत तरीके से मान लीजिए कोई आदमी अगर सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसे हमको भी सुनने में आया है कि वो ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो इसका मतलब स्क्रूटनी में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका, जो भूल हुई। और ये भूल केवल तेज़ गति की वजह से हुआ, कोई जानबूझ के नहीं किया है, कोई भी जानबूझ के इस तरह का एरर नहीं करते हैं, लेकिन ये गलती तो हुई। अब चूँकि आयोग एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, कोई ऐसा ये कोचिंग संस्थान नहीं है कि मान लीजिए चलिए एक बार गलती हो गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ एक भरोसा बिल्ड होता है। एक तो ऐसे ही इतनी तरह के जो पेपर लीक्स हुए हैं हमारे देश के अंदर में, तो मतलब जितना भी भर्ती जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनके प्रति अविश्वास हमारे मन में पैदा हुआ है। हमारे मन में पहले से शंका हो जाता है कि क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में इस तरह की जो त्रुटियां होंगी तो आयोग के प्रति भरोसा और कमेगा लोगों का, ना कि बढ़ेगा। तो जब आयोग के प्रति भरोसा कब बढ़ेगा? जब वो फुल प्रूफ बहाली करेंगे, एररलेस बहाली करेंगे। तो एररलेस बहाली के लिए तो एक जो बेयर मिनिमम टाइम है, जो रिक्वायर्ड टाइम है, उसको कंप्रेस मत कीजिए, ये आग्रह है मेरा। बहुत तेज़ गति से बहाली नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा बहाली नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को रेगुलर बहाली कीजिए, शेड्यूल बनाइए कि हर साल हम इतना, ये कि जैसे UPSC का अपना एक शेड्यूल होता है, उसी प्रकार से मतलब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी एक शेड्यूल तय होना चाहिए कि हर साल इस महीने बहाली निकल जाएगी। मान लीजिए जब रेगुलर बहाली निकलने लगेगा तो एक सब्जेक्ट में 50 सीट ही मैक्सिमम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना लोगों को भी माइंड मेकअप रहेगा। जैसे अभी क्या है कि BPSC में ही आप देखेंगे कि कोई सेवा है उसमें 20 सीट के लिए ही निकल रहा है, तो बच्चे कहाँ बोलते हैं कि इसमें 200 सीट कर दो। उनको पता है कि इतना ही रिक्वायरमेंट है, वो तो उसके लिए हंगामा नहीं करते। तो वैसी परिस्थिति में अगर विश्वविद्यालय सेवा आयोग ही हर साल रूटीन बहाली करने लग जाएंगे तो क्या होगा उसका फ़ायदा? एक तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी, दूसरा है कि अच्छे लोग चुन करके आएंगे। और ये जो हैफिजार्ड मतलब हो जाता है, मुझे लग रहा है कि इस पर बहुत गंभीर विमर्श की ज़रूरत है और सरकार को इसके लिए बहुत बड़ा योजना बनाना चाहिए। और इस तरह से जो चल रहा है ये अच्छा नहीं। अभी जून 2026 का UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है। काफ़ी छात्रों, लगभग लाखों छात्रों जो है इसका आंसर की का वेट कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जितना जल्दी आंसर की आ जाता था उससे काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? तो ये NTA के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह बहुत पहले से है। NTA ही मतलब कंडक्ट करती है बहुत सारी परीक्षाओं को, तो देखिएगा कि उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। तो अभी नीट भी वही कंडक्ट कर रहे हैं। तो नीट में आप देखने लगा था 2024 का नीट में प्रॉब्लम आया, 2025 में भी प्रॉब्लम आया, 2026 को कैंसिल करके लेना पड़ा। जो नेट का परीक्षा हो रहा है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। तो ये मतलब NTA इतना मैसिव एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लायक तो है नहीं संस्था। मुझे लग रहा है उसको रोल बैक करना चाहिए, जो पहले व्यवस्था था उस हिसाब से उसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार फेलियर मतलब संस्था हो गई है। तो ये जब इतना फेल है तो उसको रोल बैक करना चाहिए। अब उसमें करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी पॉसिबल है, अब उसको अल्टरनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स हैं जो तो पता चल पा रहा है और बहुत सारे ऐसा फेलियर्स हुआ जो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। जी, मान लीजिए बहुत बार ऐसा गड़बड़ी हो जाता होगा जो किसी को पता ही नहीं चल पाता होगा, तो उसका कौन मतलब ये है। अब आखिरी सवाल भैया, बहुत सारे छात्र का ये भी कहना है कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन अभी जो बहाली हुई है उसमें 1 महीने के अंदर आप सब कुछ करा लेते हैं, दूसरी तरफ की जो बिहार इंटर लेवल का जो काफ़ी ह्यूज मात्रा में वैकेंसी आई हुई थी, नवंबर 2023 का ही नोटिफिकेशन है, बच्चों फॉर्म भरते हैं, आज तक उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है। देखिए, सरकार तो युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, एकदम साफ दिखता है उनका जो रवैया है वो, मतलब हम उसको तो कतई अच्छा नहीं मानते हैं। और सरकार को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से बात करना चाहिए जी। और उनको एक अच्छे काबिल लोगों को मंत्रालय दे करके इस पर बहुत मतलब काबिल लोगों को मंत्रालय दीजिए, जो बात ना करें, बात ना बनाएं, बेसिक काम करें, ऐसे लोगों को चुन के लाइए, अधिकारियों का एक अच्छा टीम बनाइए और इसको बहुत अच्छे से एड्रेस कीजिए।
और ये मतलब युवाओं के प्रति ये जो सरकार का रवैया है एकदम से ठीक नहीं है और ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। हम इसका मतलब इससे हम लोग तो चूँकि युवाओं से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पूरे देश के छात्रों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनके दर्द को समझता हूँ कि काफ़ी पेनफुल है। और सरकार का ये बेसिक काम है कि वो युवाओं के सरकार का काम है कि हर सेक्शन के लोगों को एड्रेस करे। तो युवाओं की जो समस्याएं हैं, युवाओं का जो डिमांड है, युवाओं का जो नीड है, उसको एड्रेस करना सरकार का काम है। अगर वो नहीं कर पा रही है सरकार, तो ये बहुत बड़ा मतलब दुख का विषय है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसके अलावा भी कुछ आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।